हम आपको एक्सप्लेन करेंगे किस तरह जो है इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज जो है AWS के अंदर काम करती है और किस तरह जो है आप अपना एक इंस्टेंस जो है बना के उसके अंदर जो है ना इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज को कनेक्ट करके डेटा स्टोर कर सकते हो एंड एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहले इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज की बात समझी जाए, ये अमेज़ोन की AWS की बहुत पॉपुलर सर्विस है और यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये ब्लॉक बेस्ड स्टोरेज है। ब्लॉक बेस्ड स्टोरेज होता क्या है कि जिसके अंदर डेटा जो है ना एज अ ब्लॉक स्टोर किए जाते हैं। अब ये ब्लॉक्स एक अलग कॉन्सेप्ट है, बस एक चीज़ आप समझ लीजिए यहाँ पे कि एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक से कनेक्टेड होता है। इसमें ज़्यादा तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है हमें यहाँ पे। तो मेन चीज़ इसका जो मकसद होता है ना असल में वहाँ पे वो ये है कि कोई भी डेटा आपने स्टोर करना हो डेटाबेस के लिए या डेटा एक्सेस करना हो, फाइल का डेटा हो जो आप चाहते हैं परमानेंटली या कहीं स्टोर रहे, तो उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये ध्यान में रखना ज़रूरी है कि जब भी आप इसको किसी जोन के अंदर रखते हैं, अवेलेबिलिटी जोन के अंदर, तो ये चीज़ ध्यान में रखना ज़रूरी होती है कि जिस जोन के अंदर आपका इंस्टेंस है उसके अंदर यही हो। यानी कि अगर आपने जो है US ईस्ट 1 में जो है अपना इंस्टेंस रखा हुआ है तो कोशिश कीजिए कि इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज को भी उसी इंस्टेंस के अंदर रखिए ताकि इजीली उसके लिए एक्सेसिबल हो। नेक्स्ट थिंग, जो हमारे पास इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज की कई सारी टाइप्स आ जाते हैं। कुछ टाइप्स जो है हाई प्रोसेसिंग के लिए अच्छी होती हैं, कुछ जो है आपके पास सिर्फ फाइल स्टोर करने के लिए अच्छी होती है, यानी वो बहुत स्लो और सस्ती होंगी। कुछ जो होंगी जो बहुत बड़ा डेटा आपने जो है प्रोसेस रीड एंड राइट करना हो तो उनके लिए जो है ना ये बेस्ट होंगी। तो आ जाते हैं अब हम लोग एक पूरी इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, फिर उसके अंदर हम आपको ये शो करेंगे किस तरह जो है आप पूरा अपना एक इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज को जो है सेटअप करेंगे। तो सबसे पहले इंस्टेंस को हम लॉन्च कर लेते हैं। यहाँ पे इंस्टेंस लॉन्च में लिखूँगा web01 और यहाँ पे जो है जाके मैं अपना इंस्टेंस सेलेक्ट कर लेते हैं। जो इंस्टेंस हम सेलेक्ट करेंगे वो होगा हमारे पास CentOS। ठीक है, हम कोई भी इंस्टेंस यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे CentOS 9 को यूज़ करूँगा, फ्री टियर है और सब्सक्राइब ऑन इंस्टेंस लॉन्च। उसके बाद नेक्स्ट थिंग जो हम करेंगे यहाँ पे वो ये कि अपना T2 माइक्रो रखेंगे यहाँ पे क्योंकि वो फ्री वर्जन होता है, फ्री टियर। नेक्स्ट थिंग हम लोग करेंगे वो ये होगी कि हम लोग अपना एक की पेयर बना लेते हैं। कोशिश कीजिए उसके लिए पेयर को जिधर भी क्रिएट कीजिए नाम एग्जिस्ट करता है AWS और 14 यानी 14 सितंबर की वीडियो है उसके लिए। तो इसको हम क्रिएट कर लेते हैं और इसको मैं डाउनलोड्स के अंदर ही रखूँगा या कहीं भी आप रख सकते हैं क्योंकि हमने उसी फोल्डर पे जाना है कि जिधर ये हमारी PPK या PM फाइल पड़ी होगी। उसके बाद सिक्योरिटी ग्रुप बना लेते हैं, तो हम लोग यहाँ पे ऑल HTTP और HTTPS कर लेते हैं। ओके, सब कुछ अब तक सही है तो फिर इसको लॉन्च कर देते हैं। अब थोड़ी देर के अंदर आपका इंस्टेंस लॉन्च हो जाएगा, फिर इसको जो है हम कमांड लाइन से एक्सेस करते हैं। तो हम कमांड लाइन पे आ जाते हैं। ओके, थोड़ा सा एरर आ रहा है, इसको क्लोज करके हम लोग ये अपना कमांड लाइन ओपन कर लेते हैं और चले जाते हैं डाउनलोड्स फोल्डर के अंदर क्योंकि उधर ही हमने अपना टाइम फाइल रखी हुई है। अब जो कमांड हम लोगों ने लिखी है यहाँ पे वो लिखेंगे SSH-i डाउनलोड्स। ओके, क्योंकि हम डायरेक्टरी के अंदर हैं और हम लिखेंगे web01 AWS 14.py उसने पिक कर लिया है और यहाँ पे जो है हम लिखेंगे EC2 user@ और रेड और उसके बाद जो नंबर हमने लिखना है वो होगा हमारा पब्लिक IP एड्रेस। उसके लिए अगर मैं जाता हूँ इधर वापस EC2 पे इंस्टेंसेस पे क्लिक करता हूँ, थोड़ा सा बस इसको रिफ़्रेश का टाइम लग रहा है। हमारा इंस्टेंस आ चुका है, इस पर हमने क्लिक किया, हमें पब्लिक IP एड्रेस मिल गया। उसके बाद हमने जाना है इधर और इसको मैंने पेस्ट कर दिया। अब जब मैं ये कमांड चलाऊँगा यहाँ पे तो ये लॉगिन होगा। मैंने येस प्रेस किया एंड ओके, अब हम लोग लॉगिन कर चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ तक जो है हमारा एक स्टेप मुकम्मल हो गया। अब जो नेक्स्ट चीज़ हम लोग करेंगे यहाँ पे वो वॉल्यूम को समझेंगे। वॉल्यूम को समझने का मतलब क्या है, अगर मैं सिंपल अपने वापस इधर आ जाता हूँ, ठीक है, अब अपने फोल्डर को पूरा देखेंगे तो यहाँ पे जो है ना अगर आप चले जाते हैं स्टोरेज के अंदर, स्टोरेज के अंदर चले जाते हैं हम लोग, तो स्टोरेज के अंदर वॉल्यूम ID है। जब कभी भी आपका EC2 इंस्टेंस क्रिएट होता है तो हर EC2 इंस्टेंस का अपना जो है ना एक वॉल्यूम क्रिएट हो जाता है। इसको एक प्रॉपर नेम दे देता ताकि हमारे लिए आसान रहे, web01 AWS सेव।
ठीक है, ये चीज़ होगी हमारे पास। अब एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जैसा मैंने कहा कि इंस्टेंस और वॉल्यूम हमेशा एक सेम प्लेस पे होनी चाहिए तभी वो एक्सेसिबल है। अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे इसका US ईस्ट 1B है, ठीक है, मैं वापस जाता हूँ इंस्टेंस के अंदर और मैं देखता हूँ US ईस्ट 1B है, तो ये जो है ना हमारा कोई इशू नहीं होगा, यही सक्सेसफुली काम करेगा। अब नेक्स्ट थिंग जो हम करेंगे, यहाँ पे हम अपना खुद का एक वॉल्यूम क्रिएट करेंगे और उस वॉल्यूम को जो है हम असाइन कर देंगे अपने इंस्टेंस के साथ। तो वॉल्यूम असाइन कैसे करते हैं वो चीज़ भी समझनी ज़रूरी है। जब कभी भी आपने अपना कोई भी वॉल्यूम सेलेक्ट करना हो तो उसको रैंडमली या डिफ़ॉल्ट जो चीज़ें आपके पास पड़ी है उस पर नहीं क्लिक करके करना। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, आपका मिनिमम रैम साइज़ आपको कितनी चाहिए, मैक्सिमम स्टोरेज साइज़ कितना चाहिए, आप किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, क्या आप एक फाइल स्टोरेज के लिए यूज़ कर रहे हैं, क्या आप एक रीड एंड राइट क्रड एप्लीकेशन बना रहे हैं, क्या वो बहुत बड़ी क्रड एप्लीकेशन है, तो उस हिसाब से आप डिसाइड करते हैं कि आपने जो है कौन सी टाइप की जो है इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज यूज़ करना है। ठीक है, तो अब हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे इसको जनरल पर्पस रख देते हैं। यहाँ पे ओवरऑल सब कुछ सही है हमारे पास, ठीक है। अभी हम स्नैपशॉट की तरफ भी आएंगे, तो मेरे हिसाब से तो सब कुछ सही है। एक नेम के तौर पर टैग लग देते हैं ताकि आसानी हो हमारे लिए, web01, और चूँकि हम नया इंस्टेंस बना रहे हैं तो इसको मैं कहूँगा AWS न्यू, ये अच्छा नाम रहेगा। इस पर मैंने कर दिया क्रिएट वॉल्यूम, तो हमारा जो है ना एक वॉल्यूम जो है यहाँ पे क्रिएट हो गया, web01 AWS। आई थिंक मैंने शायद गलती कर दी होगी, नहीं सही है, ठीक है। अब हमारे पास जो है एक वॉल्यूम क्रिएट हो गया यहाँ पे, थोड़ा सा बस टाइम ले रहा है। ये है हमारा वॉल्यूम असल, इसे अगर हम क्लिक कर लेते हैं वॉल्यूम पे तो आप देख सकते हैं कि हमारा अपना खुद का क्रिएटेड वॉल्यूम है। अब इस वॉल्यूम को जो है ना हमने अटैच करना है अपने EC2 इंस्टेंस के साथ। इसको एक नेम दे देते हैं पूरा, web01 एंड AWS न्यू, ओके न्यू। अब इसको सेलेक्ट किया हुआ है, अब एक्शन क्या परफॉर्म करना है, हम लोगों ने इसको वॉल्यूम अटैच कर देना है। अटैच किसके साथ करना है, अपने इंस्टेंस के साथ। ओके, नो इंस्टेंस रनिंग इन इंस्टेंस ए, ये इंटरेस्टिंग है। यस, एक गलती जो मैंने मेजर की है असल में यहाँ पे वही कि जब मैंने इस इंस्टेंस को क्रिएट किया था तो मैं जो था अपना ईस्ट जो इंस्टेंस था, यानी मैं आपको ये दिखा रहा हूँ अवेलेबिलिटी जोन, वो गलत है। और जैसा मैंने आपको बताया अवेलेबिलिटी जोन जो है आपका सेम होना चाहिए। अब इसको फिक्स कैसे करते हैं ज़रा देखते हैं। सिंपल, इसको सेलेक्ट किया मैंने, ठीक है, क्रिएट स्टॉक मैनेज टैक्स, मैनेज टैक्स के अंदर जाते हैं। ओके, टैक्स पे नहीं मान रहा ये, इसका फिर एक ही तरीका होगा यहाँ पे अभी के लिए सोल्यूशन हम लोग यूज़ करेंगे, वो ये कि हम अपना खुद का फिर से नया वॉल्यूम बनाते हैं और इसको अभी के लिए हम डिलीट कर देते हैं, डिलीट वॉल्यूम, ठीक है। अब हम नया वॉल्यूम बनाते हैं और जोन को याद रखते हुए US ईस्ट 1B, ठीक है, नेम AWS न्यू, ठीक है। ये भी हो गया हमारा सेलेक्ट, क्रिएट वॉल्यूम हो गया। थोड़ा सा बस ये टाइम लेगा और उसी दौरान ये क्रिएट हो जाएगा। ओके, हमारा AWS इंस्टेंस न्यू आ चुका है। इसको मैं नाम वापस देता हूँ, web01 AWS न्यू। आप कोई भी अच्छा सा नाम दे सकते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन वगैरह ना हो। अब मैंने इस इंस्टेंस को सिलेक्ट किया हुआ है, वापस आ देता हूँ। इस इंस्टेंस को सिलेक्ट करके जो है ना मैंने इसको अटैच कर देना है और अब आप देखेंगे मुझे अपना इंस्टेंस शो होगा क्योंकि अब दोनों एक ही जोन के अंदर है। एंड यहाँ पे रिकमेंडेड डिवाइसेस सिलेक्ट देख लेते हैं कौन सा हम सिलेक्ट करेंगे। तो रिकमेंडेड के लिए हम लोग सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे STV STH। वैसे तो हम कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मैं जाऊँगा SDF के पास, शायद मुझे यही सही लग रहा है। तो अटैच वॉल्यूम पर क्लिक कर लेते हैं। अब जो नेक्स्ट चीज़ हम लोग यहाँ पे करेंगे वो ये कि कुछ कमांड्स चलाएंगे हम यहाँ पे वन बाय वन। ये जो कमांड है यहाँ पे ये एक वेबसाइट को होस्ट करने का कमांड है। मैंने अपनी पिछली वीडियोस के अंदर पूरा इस प्रोसीजर शो किया हुआ किस तरह आप एक वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इस कमांड को यूज़ करने का मकसद हम एक वेबसाइट होस्ट करेंगे, लेकिन अपनी जो जितनी भी स्टोरेज होगी वो हम लोग इस EBS के अंदर रखेंगे।
तो सबसे पहली चीज़ हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे, वैसे ये कमांड जो था गिट बैश में, लेकिन मैं सिंपली जल्दी से जो है ना इसको इंस्टॉल कर लेते हैं हम लोग। httpd yum install httpd wget zip and this command with has to be okay yes, क्योंकि हमने रूट यूज़र होना चाहिए हमें। अब हमारा कमांड आसानी से चल जाएगा। yum install httpd wget zip, चेक कर लेते हैं हमारा यहाँ पे, ओके सॉरी अनजिप होना चाहिए था। तो थोड़ी देर के अंदर ही अंदर कमांड्स जो है सारे वो इंस्टॉल हो जाएंगे। कमांड हम चलाएंगे यहाँ पे httpd सर्विस को स्टार्ट और इनेबल कर देते हैं। सिस्टम ctl स्टार्ट httpd, और उसके बाद जो हम httpd को इनेबल कर लेते हैं। इनेबल हो गया हमारा httpd, हम स्टेटस चेक कर लेते हैं उसका। तो हमारा एक्टिव और रनिंग कर रहा है यहाँ पे, ये चीज़ भी मुकम्मल हो गई। उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पे टेम्परेरी फोल्डर के अंदर चले जाते हैं। और यहाँ से जो है ना हमारी एग्जिट फाइल जो है पूरी मुकम्मल इंस्टॉल हो जाएगी। उसके बाद हम एक और नेक्स्ट कमांड रन कर लेते हैं। ये कमांड भी हमारा रन हो गया, और सारा यहाँ से कॉपी पेस्ट करके जो है ना हम लोग इस फोल्डर के अंदर शिफ्ट कर लेते हैं। एंड बस इस सर्विस को भी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ तक जो है ना हमारा बेसिक काम मुकम्मल हो गया, जो चीज़ हमें चाहिए थी। अब हम आ जाते हैं असल काम की तरफ, और वो ये है यहाँ पे कि अगर आप थोड़ी देख लें, मैं वापस इसी फोल्डर के लिंक पे चले जाता हूँ। तो आप देख सकते हैं सारे हमें जो फोल्डर फाइल्स चाहिए तो सारा कुछ यहाँ पे मौजूद है। अब थोड़ा बहुत जो है ना हम लोग समझेंगे अपने AWS डिस्क मैनेजमेंट माउंटिंग अनमाउंटिंग कॉन्सेप्ट को। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं यहाँ पे कमांड लिखूँगा वो होगा fdisk, ठीक है। अब यहाँ पे आप चीज़ एक देख सकते हैं, नोटिस कर सकते हैं कि हमारे जो कमांड की पार्टीशनिंग हुई थी, आपको ये याद हो HDVA2, ये कहाँ से आया था? ये उधर से आया था जब हम लोग EC2 इंस्टेंस बना रहे थे, और हमने इसको जब अटैच किया था उस EC2 के साथ, तो वहाँ पे जो था ना ये आ गया था हमारे पास। आपको याद होगा HDVA मैं जब उसमें सेलेक्ट करा था तो हमारे पास ये आ गया, लिनक्स फाइल सिस्टम। अब जो नेक्स्ट चीज़ हम लोग शो करेंगे यहाँ पे कि ये जो था ना कमांड यहाँ पे सिंपली वो ये देखा था कि पार्टीशनिंग आपकी कैसे हुई है। ये आपकी बेसिक पार्टीशनिंग थी, और ये जो पार्टीशनिंग थी जो हमने डिवाइस नेम सेट किया था ये उस वक्त हुई थी। अब क्यों ना हम लोग देखते हैं यहाँ पे एक और चीज़, स्पेस कितनी बची हुई होगी हमारे पास। जब हमने कमांड प्रेस किया तो आप देख सकते हैं कि आप एक HDVA2 के नाम से एक पार्टीशनिंग आई, उसमें बता रहे कि 13% स्पेस यूज़ हो गई है, बाकी सब में जो है 0% है, क्योंकि ज़ाहिर है इसमें कोई डेटा भी स्टोर नहीं किया। नाउ अब हम नेक्स्ट थिंग जो करेंगे यहाँ पे, मैं एक कमांड प्रेस करूँगा तब दिखाना चाहूँगा। आपको याद होगी कि हम लोगों ने जब पार्टीशनिंग कर रहे थे यानी अटैच वॉल्यूम कर रहे थे, तो हम लोगों ने एक नाम को सिलेक्ट किया था SDG को। ये नाम है क्या? ये नाम सिंपली जो है जब आप कोई भी वॉल्यूम अटैच करते हैं EC2 इंस्टेंस के साथ, आप देख सकते हैं कि एक CentOS का जो है ना वर्चुअल मशीन जो है इधर चल रही है, और आपको भी पता होगा कि अगर आप EC2 इंस्टेंस खोलेंगे अपना, तो वो जो है ना एक तरह से इंस्टेंस पे जो एक वॉल्यूम लगा हुआ है, डेटा स्टोरेज है। अब वो इंटरैक्ट कैसे करेगा? ज़ाहिर है उसको एक नेम की ज़रूरत होती है। तो जो हमने SDG लिखा है ना, उसको अपने डायरेक्ट SDG नहीं लिखेंगे हम इधर। मैं आपको शो करता हूँ। अब मैंने जब पार्टीशनिंग करनी है ना, तो मैंने बड़ा सिंपल सा कोड इस तरह लिखना है, fdisk और स्पेलिंग मिस्टेक xdvg, फिर गलत हो गया VG, ठीक है, एंड फिर मिस्टेक होगी। मैं एक बार नाम चेक करूँ ना, ये नेम्स का ही हमेशा आता है XVDG, सॉरी XVDG। अब प्रेस के अब हो गया काम।
अब यहाँ पे हम पार्टीशनिंग क्रिएट कर लेते हैं। प्राइमरी पार्टीशनिंग होगी हमारी यहाँ पे, ठीक है, डिफ़ॉल्ट 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 एंड डन। तो यहाँ तक जो है हमारा काम हो गया। अब इसको हम लोग सेव एंड क्विट कर लेते हैं, ठीक है। पार्टीशनिंग टेबल हैज़ बीन ऑल्टर्ड। तो अब हम इसको चेक करते हैं किस तरह ऑल्टर किया इसने। df/l, ठीक है। रिमेनिंग स्पेस हम देख रहे हैं यहाँ पे, और एक और चीज़ f डिस्क। xdvg1, तो हमारी जो थी ना एक पार्टीशनिंग क्रिएट हो गई यहाँ पे, और वो थी xvdg1। मैं जानता हूँ नेम थोड़ी बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है शुरू के अंदर, बस इतना समझ लीजिए कि ये नेम से जो है ना अब हमारा इंस्टेंस जो है कनेक्टेड है, यानी जो हमारा EC2 इंस्टेंस जिसको हमने वॉल्यूम में अटैच किया था ना वो कनेक्टेड है। एंड नाउ अब हम नेक्स्ट थिंग जो हम करेंगे यहाँ पे इंस्टेंस क्रिएट होने के बाद, वो ये है कि अब हम लोग इसको जो है वो कर लेते हैं, फॉर्मेट कर लेते हैं। तो लिनक्स हम लोग चूँकि यूज़ करें CentOS, तो इसके अंदर कई सारे फीचर्स होते हैं, यानी जो फॉर्मेटिंग के लिए आपको चाहिए होते हैं। एक्सटेंशन फॉर्मेटिंग क्या है, यहाँ पे मैं सिंपल अल्फाजों में एक फ़ाइल सिस्टम इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। तो उस फाइल सिस्टम को इंप्लीमेंट करने के लिए जो है ना हम लोग इसको फॉर्मेट करेंगे, और फॉर्मेट के कई सारे एक्सटेंशंस आपको मिल जाएंगे। मैं आपको शो करता हूँ एक्सटेंशंस, बस किधर गए। अच्छा, एक्सटेंशन जो होंगे ना आपके पास, उसको यूज़ करने का तरीका है mkfs डॉट एक्सटेंशन, और आपके पास 2 से लेके 5 तक जो है ना एक्सटेंशन होते हैं, या सॉरी 4 तक, 4 और /dev xdvg x नेम मैं फिर चेक कर लेता हूँ। ये वाकई में नेम को भी लिखना पड़ जाता है कि आप, हाँ xvdg, मैं फिर वही गलती करने वाला था, xvdg। अब इस कमांड को प्रेस किया, फाउंड अ डॉस पार्टीशनिंग टेबल, मैं कहता हूँ कर दो, ठीक है। आपका जो है डेटा सारा वो फॉर्मेट हो गया और एलोकेशन जो है मुकम्मल हो गई। नाउ ये स्टेप आपका जो है हमारा मुकम्मल हो गया है। अब इसके बाद जो चीज़ हमने करनी है ना यहाँ पे, वो ये कि हम लोग अपनी HTML फोल्डर के अंदर पहले से है, जिसके अंदर हमारे पास ये सारा डेटा है, ठीक है ना। अब हमने करना क्या है, यहाँ पे हमने चले जाना है इमेजेस के अंदर, इमेजेस का फोल्डर। आप देख सकते हैं ये 3 इमेजेस हैं हमारे पास। अब हम करेंगे क्या, अब एक टेम्परेरी फोल्डर बना लेते हैं /tmp, और हम अपनी इमेजेस वहाँ पे होस्ट करेंगे, और उन इमेजेस का एक्सेस जो है अपने इंस्टेंस को देंगे, जिससे यानी वो इमेजेस लोड होके आएंगी। तो मैं इसका नाम देता हूँ images.backups, एंड नेम सही है, ओके। बैकअप्स हमारी क्रिएट हो गई। अब करेंगे क्या यहाँ पे, mv एवरीथिंग को जो है हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो गया। अगर हम अपने इमेजेस को वापस चेक करें, वो एम्प्टी हो गया, हमें यही चाहिए था। अब हम इसको माउंट करते हैं। डेटा माउंट करने का यही मकसद है कि अब हम लोगों ने फॉर्मेटिंग भी कर ली है, हमने एक फ़ोल्डर भी क्रिएट कर लिया है। जो चीज़ हम लोग चाहेंगे नेक्स्ट, वो यहाँ पे यही होगी कि जो डेटा है ना उसे एक्सेसिबल बना दिया जाए। मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं सिंपल अल्फाजों में बताता हूँ। /dev/xvdg, सॉरी ये नेम्स जो है ना बहुत तंग करते हैं मुझे, xvdg और /var w html images। ये जो है ना अब आपका माउंट हो जाएगा, यानी कलेक्शन जो है ना उसकी इस फोल्डर से इसमें आ जाएगी। ओके, माउंट करने के बाद अगर मैं अब लिखता हूँ यहाँ पे df डेटा स्पेस सब कितनी रिमेनिंग रह गई है, तो आप देख सकते हैं कि अब 1% डेटा स्पेस हमने यूज़ कर लिया है, और हमने एक्सेस जो xvdg लिंक है उसका एक्सेस किसका दिया, /var। अगर आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, मैं समझ सकता हूँ। बस इतना चीज़ समझ लीजिए कि आप एक स्टैटिक इमेजेस स्टोर कर रहे हैं अपने वेबसाइट पे, जिनको आप होस्ट करना चाहते हैं, जिनको आप कहीं भी ओपन कर सकते हैं जब कोई भी आपकी वेबसाइट ओपन की जाए। थोड़ा सा मैं यही सिंपल अल्फाजों के अंदर, आप वो जो है ना वेबसाइट जो का लिंक देना चाहते हैं इमेजेस का, उसे बस क्लाउड के अंदर स्टोर करना चाहते हैं। तो यही सिंपली हमने बस किया है। एक तरह से हमने एक पार्टीशन क्रिएट की डेटाबेस के अंदर, यानी इंस्टेंस के ऊपर ही जो AWS पे है, और फिर हमने बस यही किया कि जो हमारा एक फ़ोल्डर बना हुआ था ना इमेजेस का, उसकी एक्सेस इसको दे दी हमने यहाँ पे, ठीक है।
अब यहाँ तक जो है ना हम लोगों ने अपना काम परफॉर्म कर लिया है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हम लोग करेंगे यहाँ पे वो ये है कि अब इसका एक्सेस ख़त्म कर देंगे, यानी यू माउंट कर देंगे इसको, यू माउंट। और यू माउंट के बाद पूरा कमांड जो होगा यहाँ पे वो है /var www.html images। ठीक है, अब ये यू माउंट हो गया है हमारे पास। और तो देखिए एक्सेस वापस जो है आपकी रिमूव हो गई। तो अब एक चीज़ बस समझ लीजिए हमने किया क्या असल में, जो मैं आपको समझाना चाहूँगा इधर जानबूझ के, वो ये कि जब हम लोगों ने इसको माउंट किया था ना डेटा को, आपने देखा था ये डेटा माउंट हो गया 1% यूज़, वो टेम्परेरीली माउंट हुआ था। ठीक है, यानी इसका सिंपल मतलब है कि अगर मैं इस लिनक्स की मशीन को बंद करता हूँ, रीबूट करता हूँ, तो जितना भी आपने फोल्डर्स के एक्सेस दिया होगा वो सारा रिमूव हो जाएगा। अब इमेजिन करें आप एक सर्वर चल रहा है और अचानक उस सर्वर किसी वजह से बंद हो जाता है, तो सोचो सर्वर के अंदर रखे हुए जितनी भी इमेजेस है, ये तो 3 इमेजेस थी, हो सकता है लाखों करोड़ों इमेजेस डेटा हो, वो रिमूव हो जाए तो आप क्या करोगे। तो ये चीज़ जो है ना, अब इसको समझते कि करना क्या है हमने। तो अगर हमने इस चीज़ को परमानेंट करना है ना, तो उसके लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा कमांड हमने फाइल है उसको एडिट करना है, /etc/fstab। ठीक है, अब हम यहाँ पे आ गए हैं। यहाँ पे आने के बाद जो हम लोगों को करना है वो ये कि अपनी क्लाइंट को कोड को एंटर कर देना है। ठीक है, इंसर्ट मोड के अंदर आ जाते हैं, आ रहा हूँ। ओके, थोड़ी सी मिस्टेक होगी मेरे से। ठीक है, और अब हम लोगों ने जो है ना ये कमांड लिखना है /dev xvdg। ठीक है, उसके बाद /var www.html/images। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। एक्सटेंशन हम यूज़ करेंगे 4, डिफ़ॉल्ट रखेंगे सब कुछ। और यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ का मतलब सिंपल यही होता है कि ना कोई फाइल सिस्टम बनाने की ज़रूरत है, ना पिछले कोड को या डंपिंग करने की ज़रूरत है। तो अब हम लोग सेव एंड क्विट कर लेते हैं। उप्स, फिर से गलत रॉन्ग एरर आ गया। ओके, ये फंसा रहा है मुझे वापस। ठीक है, अब जाके सेव एंड क्विट हो गया। उसके बाद हम करेंगे क्या, माउंट कर देंगे एवरीथिंग को। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद हम पार्टीशनिंग देख लेते हैं अपनी। ठीक है, यहाँ पे भी हमें यही चाहिए था। अब ज़रा जो है ब्राउज़र को जो है ना रन करके देखते हैं। और लिंक कौन सा फॉलो करेंगे, अब ज़ाहिर है हमारे पास जो परमानेंट इसका पड़ा होगा। देखते हैं हमारी वेबसाइट ब्राउज़र लोड हो जाएगा। एंड यप, लोड हो गया। गुड थिंग हो गई। ओह ना, इमेजेस आर मिसिंग। अब उसको जो है फिक्स करते हैं। तो करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी फाइल तो लोड हो रही है, यानी वेबसाइट, लेकिन इमेजेस किधर गए। अब वो इमेजेस के लिए जो है ना, यहाँ पे एक कमांड बड़ी सिंपल सी है कि हम लोग जो है ना सबसे पहले जाते हैं अपने vi, यानी फाइल जिसका हमने एडिट करना है इमेजेस शो करने के लिए, etc/linux और साथ प्रेस कर देना है config। ये कमांड यहाँ पे प्रेस की। ठीक है, हम लोग यहाँ पे आ गए, इंसर्ट मोड के अंदर आ गए। उसके बाद जो है ना हम लोगों ने बस जो है नीचे आ जाना है। और नीचे आके जो है ना linux यहाँ पे आ गए, इक्वल टू टारगेटेड। और यहाँ पे हमने लिखना है, यहाँ पे वो आप
जो ये देख रहे हैं एससी लिनक्स इन्फोर्सिंग, ये जो है ना इमेजेस को वो जो है लोड होने से रोक रही है, तो हम इसको कर देंगे डिसेबल्ड। ठीक है, डिसेबल्ड कर दिया हम लोगों ने, ओके, और सेव एंड क्विट। फिर उसके बाद इसको रीबूट कर लेते हैं।